मोदी शेर है, तुमसे जो बन पड़े वो कर लो। साल 2023 में चीख चीख कर ये लाइन कही थी स्मृति ईरानी ने। और आज अगर इस स्टेटमेंट को इंडियन पॉलिटिक्स की नींव कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक चाय वाला बनने से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज वो सब कुछ है जो उन्हें सबसे इन्फ्लुएंशियल पीएम बनाता है। किसी के लिए ये चेहरा आज उनका भगवान है। वो हमारे लिए एक अवतार है। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। तो किसी के लिए नॉर्थ कोरिया से भी बड़ा डिक्टेटर। Karnataka Chief Minister H.D. Kumaraswamy called Prime Minister Narendra Modi worse than Hitler. और ये ऐसा कहने वाले अकेले नहीं हैं, बल्कि द गार्जियन, न्यू यॉर्कर और प्रॉस्पेक्ट जैसे इंटरनेशनल अखबार में भी मोदी के खिलाफ कुछ ऐसे ही ओपिनियंस छपे हैं। वो तो इस नाम, इस चेहरे और इस लीडर को डेमोक्रेसी के लिए खतरा बताने से भी कतराते नहीं हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि एक आदमी के दो रूप कैसे हो सकते हैं? जो मोदी भारतीय लोगों के दिलों में राज करता है, वो आखिर दुनिया के बाकी देशों के लिए तानाशाह कैसे हो सकता है? क्या पीएम मोदी सच में इतने बुरे हैं कि जितना कि वेस्टर्न मीडिया दिखाता है, या फिर ये जियोपॉलिटिकली मोदी के नाम से चलाया जाने वाला नेगेटिव कैंपेन का परिणाम है? क्या सच है और क्या झूठ, चलिए जानते हैं। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इस नाम से आप नफरत कर सकते हैं, इससे प्यार कर सकते हैं, लेकिन इसे नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं कर सकते। एक वक्त था जब नेहरू कहा करते थे कि हर देश में वो वक्त आता है जब हम पुराने युग को छोड़ एक नए वक्त की ओर बढ़ते हैं और जब लंबे समय से दबे हुए एक राष्ट्र को नई आवाज मिलती है। भारतीय राजनीति में ये वक्त साल 2014 का था, जब 70 सालों से चला आ रहा कांग्रेस का राज खत्म हुआ और बीजेपी के साथ मोदी रूल की शुरुआत हुई। कुछ लोगों के लिए जहां ये नया चेहरा पहले दिन से आंखों का तारा बन गया, वहीं ऐसे सेक्शन की भी कमी नहीं रही थी जिन्हें ये कभी डाइजेस्ट नहीं हुआ। एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? इस सेक्शन में कुछ लोग तो भारत के ही थे, लेकिन एक बड़ा तबका था वेस्टर्न मीडिया का, जो बीजेपी के राइज से ही उसे क्वेश्चन करते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जाहिर है, जब वो प्राइम मिनिस्टर भारत के हैं तो उनके पावर में रहने से मिर्ची वेस्टर्न मीडिया को क्यों लगती है? क्यों वो पीएम मोदी को एक मैनिपुलेटर और इनसिक्योर डिक्टेटर की तरह देखते हैं? वेल, इन सवालों की कड़ियां उस माइंडसेट से जुड़ती हैं जो भारत को अंग्रेजों की एक कॉलोनी की तरह देखती हैं। हिस्टोरिकली ये किसी से छिपा नहीं है कि भारत एक वक्त पर अंग्रेजों की कॉलोनी हुआ करता था और उनके जाने के बाद हमने अपने राष्ट्र के लिए आवाज उठाना शुरू किया। हालांकि वेस्टर्न मीडिया ने तब भी भारत की छवि को लेकर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिया और आज राइट विंग के पावर में आने के बाद भी उनका ओपिनियन बिगड़ा ही है। कई लोग मानते हैं कि वो मोदी को राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ देखते हैं और इसलिए बीजेपी को लेकर उनका परसेप्शन काफी लो लेवल पर रहता है, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस गवर्नमेंट को लेकर उनका क्रिटिसिज्म इतना खराब नहीं रहता था, क्योंकि इनके विचार और लिंक्स वेस्टर्न मीडिया से काफी जुड़े जुड़े से दिखाई देते थे। इसके विपरीत नरेंद्र मोदी को जब वो वेस्टर्न चश्मे से देखते हैं तो उन्हें एक ऐसा आदमी दिखाई देता है साहब, जो हिंदू मेजॉरिटी और भारतीय राष्ट्रवाद पर ही फोकस करता है। जाहिर है, ऐसे आदमी से वेस्टर्न मीडिया के इंटरेस्ट मैच नहीं करते। हालांकि इस पॉइंट को कई लोग मानते हैं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया कभी इसे एक्सेप्ट नहीं करता है। वो तो मानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के पावर में आने के बाद से देश में रिलीजियस माइनॉरिटी पर अटैक बढ़ गए हैं। कश्मीर ने पहले से ज्यादा खराब हालात देखे हैं। देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मैनिपुलेट किया गया है, प्रेस फ्रीडम को छीन लिया गया है और ऑपोजिशन लीडर्स को रिप्रेस किया जा रहा है। अब ऐसे में देश की डेमोक्रेसी खतरे में और वो मोदी की नेगेटिव इमेज दिखाने के बजाय केवल सच दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर उन्हें रिलीजियस माइनॉरिटी से इतना ही लगाव है और वो इतना ही सच को दर्शाते हैं, तो क्यों कांग्रेस को लेकर उनकी तरफ से ये सच नहीं देखने को मिलता?
अब ऐसा तो है नहीं कि भारत में ऐसे हादसे पहली बार हुए, बल्कि इतिहास गवाह है साहब कि कांग्रेस के वक्त में भी कई ऐसे हादसे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1982 में वेस्ट बंगाल में हुई वो घटना जब कांग्रेस पावर में थी और वेस्ट बंगाल में सीपीआई की सरकार थी। तब उन दिनों स्टेट में बिजौन सेतु में 16 साधु को भीड़ ने मार दिया था। ऐसी ही क्रूअल्टी 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ भी हुई थी। और ये केवल कुछ घटना नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं की लिस्ट काफी लंबी है जब कांग्रेस के पावर में रहते हुए भी हिंदू और मुस्लिम दोनों माइनॉरिटीज को बहुत कुछ झेलना पड़ा। लेकिन इनके लिए तो कभी प्रधानमंत्री को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि अगर कुछ आलोचना हुई भी तो कांग्रेस सरकार की हुई। लेकिन बीजेपी की सरकार में देश में अगर कुछ भी बुरा होता है तो बीजेपी गवर्नमेंट को ना क्रिटिसाइज करके सीधा मोदी की ही आलोचना होती है। ऐसी ही एक आलोचना हमें उनकी कश्मीर के मुद्दे पर भी मिलती है, जो मानते हैं कि मोदी सरकार में कश्मीर की कंडीशन वर्स हो गई है। लेकिन इससे परे वो ये भी नहीं बताते हैं कि कश्मीर पहले के मुकाबले अब कितना डेवलप हो चुका है। खुद इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट बताती है कि पिछले 3 सालों में JNK में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट 2518 करोड़ तक पहुंचा है। एक तरफ जहां कश्मीर के टूरिज्म में भी बूम देखा गया है, वहीं 350 न्यू हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुए हैं। हालांकि कश्मीर इंटरनेट शटडाउन और काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजरा है, लेकिन इसे भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि वहां गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए काफी काम किया है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया मोदी सरकार के बारे में ये कभी नहीं बताती, बल्कि इसके ऑपोजिट तो वो इस पॉइंट पर बात करती है कि मोदी सरकार ने मीडिया तक को खरीद लिया है। हर चैनल आज के वक्त में मोदी के ही गुणगान करता है। कहीं ना कहीं ये सच भी है, लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि जिसकी सरकार रहती है मीडिया उसी की भाषा तो बोलती है। फिर चाहे बात मोदी काल की हो या कांग्रेस रूल्ड गवर्नमेंट की। आज वेस्टर्न मीडिया कहती है कि स्वीडन के डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया डेमोक्रेसी से हटकर इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी पर आ गया है। मतलब देश में चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन सभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट की अथॉरिटी पर काम करती है। मगर हम इन वेस्टर्न मीडिया से पूछना चाहेंगे कि क्या तब इन्हें इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में नहीं लगी जब देश इंदिरा रूल में जा रही थी? खुद 1975 में एक वक्त ऐसा भी था जब पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी ने प्रिंटिंग प्रेस तक पर रेड पड़वाई थी। इसमें न्यूज़पेपर सर्कुलेशन को टोटली कट ऑफ कर दिया गया था और जर्नलिस्ट के लिए कई गाइडलाइन सेट की गई थी, जिसे स्ट्रिक्टली फॉलो ना करने पर सीधा जेल भेज दिया जाता था। अब इस दौरान तो जर्नलिस्ट तो छोड़िए, किशोर कुमार के सॉन्ग्स तक ऑल इंडिया रेडियो से बैन कर दिए गए थे। इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कांग्रेस गवर्नमेंट में आया था। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पीएम की बात होती है तो इंदिरा को प्रेज किया जाता है, जबकि यही प्रेस जब मोदी सरकार के गुणगान करती है तो वेस्टर्न मीडिया को मोदी में डिक्टेटर नजर आता है, जबकि इमरजेंसी तो इंदिरा गांधी लगवा चुकी हैं। कुल मिलाकर हमारा इतना कहना है कि भारत की राजनीति में चाहे जो हो, उसे लेकर वेस्टर्न मीडिया को एक अलग कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं है। राइट विंग से अलग एग्रीमेंट रखने का मतलब ये नहीं है कि मोदी की हर पॉलिसी में उन्हें खोट नजर आए। अगर जिक्र अभी के सबसे इनफेमस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम की करें तो इसमें कई पार्टीज के नाम मैले हुए हैं। लेकिन वेस्टर्न मीडिया से जो क्रिटिसिज्म आता है वो डायरेक्ट मोदी और मोदी की सरकार को टारगेट करता है, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट में इससे भी बड़े बड़े कई स्कैम हो चुके हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे खाने वाली पार्टी भी कोई एक नहीं बल्कि कई हैं। इसी तरह बीजेपी के कई इनिशिएटिव ऐसे भी हैं जिनके बारे में वेस्टर्न मीडिया कुछ नहीं कहती। जाहिर है कि जब वो मोदी की गलतियों का रोना गाना गाते हैं तो उनका डेवलपमेंट भी उन्हें दिखाना चाहिए, लेकिन इसके बारे में तो कभी कोई बात ही नहीं करते। अगर आप सोचते हैं कि शायद मोदी ने कुछ कराया ही नहीं है तो आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट बताती है कि 9 साल के टेन्योर में बीजेपी 80 करोड़ लोगों तक खाना और अनाज पहुंचाने में सक्सेसफुल रही है। कोविड के दौरान जहां लोगों का एम्प्लॉयमेंट उनसे छिन गया था, वहीं बीजेपी ने न केवल लोगों तक फ्री राशन पहुंचाया बल्कि नेशन वाइड 75% पॉपुलेशन को फ्री कोरोना वैक्सीन डोजेस भी मुहैया कराई। यही नहीं, मोदी गवर्नमेंट ने हर घर नल से जल प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, जिसके तहत 19 करोड़ रूरल फैमिलीज में से 12 करोड़ फैमिली तक साफ पानी पहुंचाया गया। इंडियन हाउस होल्ड की बेसिक नेसेसिटी को समझते हुए ही बीजेपी ने जहां 9.6 करोड़ घरों में फ्री गैस कनेक्शंस दिए, वहीं 3.5 करोड़ से भी ज्यादा पक्के घर होमलेस लोगों को अलॉट किए गए।
ताकि उनके पास रहने के लिए अपनी छत हो सके। एक वक्त था जब इंडियन विलेजेस की मेन प्रॉब्लम ही टॉयलेट थी, लेकिन आज हम डेवलपमेंट के उस फेज में हैं जहां इंडिया ने 100% टॉयलेट कवरेज अचीव कर ली है। वैसे यहाँ नोटिसेबल ये भी है कि जब मोदी जी ने पावर संभाली थी तब केवल 39% पॉपुलेशन तक क्लीन टॉयलेट अवेलेबल थे, लेकिन आज रिमोट डेजर्टेड विलेजेस में भी ये फैसिलिटी है। और यही नहीं, वो आज LED लाइट्स के साथ एक अच्छी इंटरनेट सर्विस का भी मजा ले सकते हैं। कुल मिलाकर मोदी गवर्नमेंट ने न केवल इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल करवाई हैं, बल्कि ये भी इंश्योर किया है कि हर इंडिया के पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल हों। ये उनके डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का ही इनिशिएटिव रहा है कि आज इंडिया में उन लोगों के पास भी स्मार्टफोन्स का एक्सेस है जो मॉडर्नाइजेशन की रेस में कहीं पिछड़ गए थे। डेटा तो ये तक बताता है कि साल 2018 में केवल 36% रूरल हाउस होल्ड तक स्मार्टफोन्स का एक्सेस था, लेकिन 2022 में ये आंकड़ा 74% तक जा पहुंचा है। अब इसके अलावा जो सबसे इंप्रेसिव वर्क बीजेपी के अंडर हुआ है वो है बैंक अकाउंट। जी हाँ, आज इंडिया के हर गरीब घर में लोग अपना खुद का बैंक अकाउंट ओन करते हैं। इसमें वो इजीली पैसा सेव कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और तो और मोबाइल फोन के जरिए कैशलेस UPI ट्रांजैक्शंस का मजा भी ले रहे हैं। फैसिलिटी अवेलेबिलिटी का ये आंकड़ा साल 2011 में जहां केवल 58% था, वहीं आज रूरल एरियाज में बैंकिंग अकाउंट्स का ये आंकड़ा 66% तक पहुंच गया है और 52 करोड़ बैंक अकाउंट्स तब से लेकर अब तक खोले जा चुके हैं। मोदी का ये इनिशिएटिव डेफिनेटली इंडिया पॉपुलेशन के लिए गेम चेंजर रहा है, लेकिन लेफ्ट मीडिया और लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी का इस पर कोई लॉजिक या स्टैंड नजर नहीं आता। एट द एंड ये सारा पॉलिटिकल शतरंज एक ही बात पर अटक जाता है और वो ये है कि ये सत्ता की कमान जिस भी पार्टी के हाथ आती है वो रूल्स, रेगुलेशंस और एजेंसी को अपने इशारों पर नचाने की सारी कोशिश करता है। आज देश के प्राइम मिनिस्टर और उनकी पॉलिसीज के हर एस्पेक्ट का क्रिटिसिज्म जरूर हो रहा है, लेकिन राजनीति का चश्मा उतार कर हर फैक्ट को ग्राउंड लेवल पर एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब इस पर आपका जो भी पॉलिटिकल ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।